वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग 711-12 से लेके 1947 का जो हिस्ट्री का पार्ट है वो एक साथ पढ़ेंगे और देन उसके बाद हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से लेके 711 तक एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए 711-12 से 1947 तक जाने में थोड़ी सी आसानी इसलिए होती है कि कड़ी जुड़ती है एक के बाद एक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो सिंध पर अरब आक्रमण के बारे में। दूसरा हम लोग बात करेंगे गजनी के बारे में। तीसरा गौरी के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक अपना क्या है? भारत पर अरब आक्रमण, अरबों का आक्रमण। ठीक है, अब देखिए जो भारत टर्म है, जो अपने देश का नाम है, पहले ये जान लेते हैं कि अपने देश का नाम भारत पड़ा कैसे। अलग अलग सोर्स है इसके लिए, अलग अलग सोर्स अलग अलग बातें कहते हैं इस तरीक़ा से देश का नाम भारत पड़ा। तो इसको जान लेते हैं, अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अब जैसे ऋग्वेद के अनुसार एक भरत कबीला था, उस कबीले के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, परंपरा अनुसार जो दुष्यंत के पुत्र थे, भरत किसके पुत्र थे? दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, उनके नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ा। ठीक, और अपने देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? ये ईरानियों का देन है। किसका देन है? ईरानियों का। और इंडिया यूनानियों का देन है। ठीक है, किसका देन है? यूनानियों का देन है। और हिंदू वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरबों द्वारा इसका प्रयोग हुआ था। ठीक, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण, या इस टॉपिक को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सिंध पर अरब आक्रमण। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग टॉपिक का नाम दिया हुआ है, लेकिन बात एक ही है। देखिए होता क्या है कि जो अरबों का आक्रमण है भारत पे, इसका सोर्स हम लोग 636 से लेकर 637 एडी के आसपास देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में एक जगह है थाने एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे 636 ईस्वी में 636-37 में पहला आक्रमण देखने को मिलता है अरबों का। ठीक है, उस समय से अरबों का अभियान भारत पे स्टार्ट हो गया था। लेकिन हम लोग को पढ़ना है 8वीं सेंचुरी के बारे में, 8वीं सदी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, भारत
का अरबों पे आक्रमण। देखिए होता क्या है कि साइलोन एक जगह, क्या नाम है उसका, साइलोन, जो मॉडर्न में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका से जहाज जा रहा था अरब, अरब के राजा वालिद के लिए, जो राजा तो चलिए अपने देश के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, वहाँ के जो खलीफा था, अरब के जो खलीफा था उसका नाम था वालिद, वालिद के लिए जहाज जा रहा था। इस जहाज को, ठीक है, देवाल के पास लूट लिया जाता है। देवाल कहाँ है, सिंध में। ये सिंध का पोर्ट था, ठीक है, बंदरगाह था। इसके आसपास उस जहाज को लूट लिया जाता है समुद्री लुटेरों के द्वारा। जिसके बाद होता क्या है कि इसकी लूटे जाने की खबर जब बसरा पहुंचती है, तो जो बसरा का गवर्नर होता है, बसरा का जो गवर्नर होता है उसका नाम क्या था, बसरा का गवर्नर, जो गवर्नर था, बसरा का जो गवर्नर था उसका नाम था हाकिम अल हजाज। हाकिम अल हजाज जो था वो क्या करता है, जो सिंध के राजा थे, सिंध के राजा से, सिंध के जो राजा थे दाहिर, दाहिर से इसका कॉम्पनसेशन मांगता है। क्या मांगता है, कॉम्पनसेशन मांगता है, लेकिन राजा दाहिर इसे देने से मना कर देते हैं। मना करने के पीछे भी रीजन था, क्योंकि ये राजा के द्वारा तो कृत्य थी नहीं, वो समुद्री लुटेरों द्वारा किया गया था, और लुटेरों पे राजा का कंट्रोल तो था नहीं। लेकिन हाकिम अल हजाज क्या सोचता है कि भाई ये सिंध के क्षेत्र में हुआ है तो कंपनसेशन उनको देना पड़ेगा। राजा मना कर देते हैं। मना करने पे जो बसरा का गवर्नर होता है वो नाराज होता है, और इसके बदले वो सिंध पे आक्रमण स्टार्ट करवाता है। जो पहला आक्रमण होता है, जो पहला आक्रमण होता है वो 711 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा, पहला आक्रमण सिंध में स्टार्ट होता है 711 ईस्वी में। तो भेजा गया, उबैदुल्ला था, उबैदुल्ला, इसको भेजा जाता है इसके नेतृत्व में, लेकिन ये बुरी तरीक़ा से हारता है। दूसरा अभियान भी 711 ईस्वी में भेजा जाता है बुदैल के द्वारा, ये भी बुरी तरीक़ा से हारता है। इसके बाद अलहजाज ने तीसरा जो अभियान था 712 ईस्वी में, कब, 712 ईस्वी में भेजता किसको है, मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। और मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच युद्ध होती है, और मोहम्मद बिन कासिम फाइनली आके जीतता है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अरबों का पहला आक्रमण तो 711 ईस्वी में, और अरबों का पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में। तो उबैदुल्ला भी हार जाता है, ये भी हारता है, लेकिन ये आके जीतता है, ठीक है। अब ये जीत जाता है, और जीतने के बाद इससे क्या होता है, अरबों का लगभग 200 साल के आसपास सिंध पे शासन रहता है। अब ये क्या क्या जीतता है, देवाल को जीतता है मोहम्मद बिन कासिम, देवाल जो जगह था, जो सिंध की जगह था, वो जीत जाता है, ठीक है। ब्रह्मानाबाद को जीतता है, मुल्तान जीतता है, ठीक है, ये सारे जगह वो जीत लेता है। इससे क्या होता है, एक तरीके से सिंध पे उसका शासन हो जाता है। शासन के बाद ये क्या करता है,
मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, ये जजिया कर लगाता है। जजिया कर लगाता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया था। ठीक है, जजिया कर क्या होता है, मुसलमानों को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो सारे वो टैक्स देंगे, केवल मुस्लिम उस टैक्स को नहीं देंगे। तो ये जजिया कर लगाता है। ठीक, और जो सिंध में अरबों के द्वारा एक सिक्का चलाया जाता है, उस सिक्के का क्या नाम रहता है, दिरहम सिक्का। दिरहम सिक्का चलाया जाता है अरबों द्वारा। ठीक, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग जान लिए। 200 साल तक इन लोगों का लगभग राज रहता है। ठीक है, एक और बुक है जिसका नाम है चचनामा। क्या नाम है बुक का, चचनामा। चचनामा जो है, याद रखिएगा, चचनामा एक फारसी ग्रंथ है। क्या है, फारसी ग्रंथ है। चचनामा एक फारसी ग्रंथ है जिससे अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि अरबों द्वारा सिंध पे हमला या सिंध विजय की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो चचनामा से। चचनामा क्या है, एक फारसी ग्रंथ है। ठीक, और फाइनली मोहम्मद बिन कासिम की जो मौत होती है उसके खलीफा द्वारा होती है। उस कहानी में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इतना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लिए। ठीक, अब इन लोग का आक्रमण का मूल कारण क्या था, एक तो अपना साम्राज्य विस्तार करना, धन की प्राप्ति करना और इस्लाम का प्रचार करना। ठीक, अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गजनी वंश, या इसको हम लोग यामिनी वंश भी बोलते हैं, यामिनी वंश। ठीक, अब देखिए गजनी वंश का जो संस्थापक था, जो गजनी वंश का जो संस्थापक था उसका क्या नाम था, संस्थापक कौन था, उसका नाम था अल्पतगिन। अल्पतगिन ने इस वंश का स्थापना किया 932 ईस्वी में। ठीक, और इसकी राजधानी कहाँ बनाया, राजधानी बनाया गजनी को। ठीक है, गजनी को राजधानी बनाया। गजनी को राजधानी बनाया। ठीक है, अल्पतगिन कौन था, तुर्क था, तुर्क सरदार था, तुर्क सरदार था अल्पतगिन। पीछे हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अरब थे, ये तुर्क लोग थे। ठीक है, गजनी को अपना राजधानी बनाता है। इसकी मृत्यु के बाद, अल्पतगिन की मृत्यु के बाद जो दूसरा राजा बनता है, और भी बीच में कुछ रहते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है प्रीतगिन। प्रीतिगिन, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। इसके शासनकाल में ये 972 से लेके 77 तक रहता है। इसके शासनकाल में भारत पे पहला आक्रमण होता है। ठीक है, भारत पर पहला आक्रमण होता है, फर्स्ट आक्रमण भारत पे इसके शासनकाल में।
और इस भारत पे जो पहला जो तुर्क आक्रमण हुआ था इसके शासन काल में, उस समय जो पंजाब की जो शाही वंश में उसमें पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल का शासन था। यानी पंजाब में किसका शासन चल रहा था? जयपाल का शासन चल रहा था। जयपाल कौन से वंश के थे? ये थे शाही वंश के थे, शाही वंश के। ठीक, अब बोलोगे कि तुर्क पंजाब, देखिए होता क्या है, जो गजनी साम्राज्य था, गजनी साम्राज्य, मैप में आप लोग देखिएगा, कभी भी हिस्ट्री पढ़िए तो एक मैप अपने पास रखिए। गजनी साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और जो उस समय भारत की बॉर्डर थी, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत में हिस्सा था, ये दोनों का बॉर्डर आपस में मिलता जुलता था। ठीक है, भारत का और गजनी साम्राज्य का, तो आपस में इन लोगों का टसल चलते रहता था। ठीक है, तो पिर्तगिन के टाइम तुर्कों द्वारा पहला हमला होता है पंजाब पे, और उस समय शाही वंश के जो शासक जयपाल का शासन चल रहा था। ठीक, कब हुआ था? पिर्तगिन के टाइम। देन उसके बाद जो राजा बनता है वहाँ का, सुबुक्तगिन बनता है। ठीक है, 1977 में। ये जो था अल्पतगिन का गुलाम था और दामाद था। क्या था? अल्पतगिन का गुलाम भी था और दामाद भी था। ठीक है, अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दामाद भी था। ठीक, ये शासक बनता है। और जो महमूद गजनी था, महमूद गजनी इसी का लड़का था। ठीक है, सुबुक्तगिन का पुत्र था ये। गजनी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर, ये तो पूछता नहीं एग्जाम में, 1971 में। ठीक, और जो महमूद गजनी था, अपने पिता के शासनकाल में, जब उसके पिता सुबुक्तगिन गजनी साम्राज्य का शासक था, गजनी पे शासन कर रहा था राजधानी में, तब ये खुरासान का शासक था। ठीक है, महमूद गजनी। और महमूद गजनी 1998 में, महमूद गजनी 1998 में, गजनी 1998 में जाके राजा बनता है। ठीक है, गजनी 1998 में शासक बनता है, 27 साल की उम्र में शासक बनता है। ठीक है, शासक बनता है ये। शासक बनने के बाद जो बगदाद का खलीफा था, बगदाद का खलीफा जो था, वो महमूद गजनी को मान्यता देता है। बगदाद का खलीफा का नाम क्या था? अल आदिर बिल्लाह। ठीक है, कहीं कहीं अल कादिर बिल्ला लोग बोलते हैं, लेकिन अल आदिर बिल्लाह ही याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अल आदिर बिल्लाह नाम था उसका। ठीक है, तो इसके पद को मान्यता प्रदान देता है और उपाधि देता है। महमूद गजनी को उपाधि क्या, किस किस चीज़ की देता है? उपाधि क्या क्या चीज़ देता है? यमीन उद दौला और यमीन उल
मिल्लाह का उपाधि देता है। ठीक है, अमीरुल मिल्लाह का उपाधि मिलता है किससे? अलकादिर बिल्ला से मोहम्मद गजनी को, या गजनवी भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। ये 2 उपाधि मिलता है। ठीक, अब हिस्ट्री के पर्सपेक्ट में देखते हैं हम लोग। भारत के पर्सपेक्ट में एक हिस्टोरियन है, उनका क्या नाम है? सर हेनरी इलियट। सर हेनरी इलियट के अनुसार इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, यानी 1999 1000 के बीच से लेके और 1027 तक, इस बीच में इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया, जिसमें फेमस आक्रमण शिवदेव सोमनाथ मंदिर पे, आप लोग को जो सौराष्ट्र में है, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक, इसके आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं था, बल्कि वो मात्र लूटपाट करना था। उसको पैसा चाहिए था। और जो गजनी था जो महमूद गजनी था, एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ठीक है, ये इसका टारगेट ये नहीं था कि हम आज जा रहे हैं उस पर शासन करेंगे, अपना कुछ गुलाम बना के रखेंगे, ऐसा नहीं। वो लूटपाट पैसे के लिए आता था और मूर्ति को तोड़ना, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ठीक, अब जो इसके आक्रमण होते हैं, जो सबसे फेमस आक्रमण है, आप लोग को मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करने के बाद वहाँ से उसने 20 लाख दिनार, उस समय के अनुसार 20 लाख दिनार की संपत्ति को लूटा, ले गया। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में, जो सौराष्ट्र इलाका है सोमनाथ गुजरात का, वहाँ पे सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, उस समय भीमदेव वन का शासन था 1022 से लेकर 63 तक। जो सोमनाथ मंदिर को इसने तोड़ा, लूटपाट किया, उसके बाद भीमदेव ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, पुनर्निर्माण करवाया था भीमदेव वन ने। ये भी एग्जाम में आ जाता है अक्सर। ठीक, और वहाँ से जब वो लौट रहा था तो महमूद गजनी ने एक जगह और आक्रमण किया। वो जगह था ये अनिलवाड़ा पे। ये आक्रमण इसलिए किया था कि जब ये सोमनाथ मंदिर पे जब आक्रमण किया था तो जो यहाँ के शासक थे, अनिलवाड़ा के जो शासक थे, उन्होंने सौराष्ट्र के जो शासक थे भीमदेव, उनका मदद किया था। तो इस गुस्से में इन पे भी आक्रमण किया था वो। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग उसका कुछ इम्पोर्टेंट आक्रमण कब कब कहाँ किया। ठीक, एग्जाम में के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इम्पोर्टेंट है 1025 में सोमनाथ मंदिर पे। लेकिन कुछ मान लीजिए कहीं से पूछ दे तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, जैसे 1000 में ईस्वी में वो पेशावर पर आक्रमण किया। ठीक, अब यहाँ पे आक्रमण करके वापस अपने देश लौट गया था। फिर 1001 में शाही राजा पे आक्रमण किया था। जयपाल उस समय शासक थे। 1008 में
नगरकोट पे आक्रमण किया। ठीक, 1011-12 में देखा जाए तो इसने थानेसर पे आक्रमण किया, थानेसर पे आक्रमण किया। और थानेसर से जो चक्र स्वामी मन ये था कि जो कांस्य की जो मूर्ति थी उसको ले गया और ले जाके जो गजनी भेज दिया, गजनी में रंगभूमि में इसे रखवाया। ठीक है, एक और इसका आक्रमण जो एग्जाम में आ सकता है, 1019-20 के आसपास इसने चंदेलों पे आक्रमण किया। ठीक है, उस समय चंदेल शासक कौन थे? विद्याधर थे, विद्याधर थे चंदेल शासक। ठीक है, जो इसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किए। ठीक, लास्ट आक्रमण जो 1027 में इसका था वो जाटों के खिलाफ था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो कुछ आक्रमण थे वो लोग देख लिए। 17 पर आक्रमण किया था जिसमें ये भारत पे। ये जो महमूद गजनी था, महमूद गजनी जो था, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है। सारे इम्पोर्टेंट ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ फालतू के बात चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये पहला शासक था, फर्स्ट शासक था, ठीक है, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, सुल्तान की उपाधि धारण किया। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण किया। अब एक बात बताओ कि भाई महमूद गजनी की सेना में क्या हिंदू थे? हाँ थे। जैसे महमूद गजनी की सेना में सेवंद राय एवं तिलक, ये दो नाम ऐसे देखने को मिलते हैं। और भी लोग थे जैसे जो हिंदू थे, ये हिंदू थे, ये उनकी सेना में उच्च पदों पे थे। ठीक है, महमूद गजनी शिक्षित इंसान था। ये क्या था? शिक्षित था। तो उसके दरबार में अलबरूनी हो गए, फिरदौसी हो गए, उतबी हो गए, फरूखी हो गए। ठीक है, ये सारे उसके दरबार में रहते थे। ठीक, किसके? महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक है, अब जो उतबी था, उतबी ये महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार था, इतिहासकार था उतबी। एग्जाम में अक्सर आ जाता है उतबी किसका दरबारी इतिहासकार था? तो महमूद गजनी का। ठीक, इसकी रचनाएं जो है, इसकी क्या क्या रचना है देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसकी रचना है किताब उल यामिनी, किताबुल यामिनी और तारीख ए यामिनी, इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, अब एक और देख लेते, जो सुबुतगिन था, इसी के या गजनी साम्राज्य में सुबुक्तगिन जो था, सुबुक्तगिन बैहाकी जो था, बैहाकी तारीखे सुबुक्तगुनी का लेखक है। ठीक है, इसके बारे में जो बैहाकी था, बैहाकी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तारीख ए
सुबुक्त गिन। ठीक, का लेखक कौन था? बैहाकी था। और बैहाकी को ही नेलपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। ठीक है, तो पूर्वी पेप्स की उपाधि किसको मिली थी? बैहाकी को। किसने दिया था? तो लेन पुल ने दिया था। ठीक, इसकी रचना क्या थी बैहाकी की? तारीख सुबुक्त गिन। ठीक है, अब एक और बुक इन लोग के शासनकाल में था, अक्सर ये सब क्वेश्चन आ जाता है। शाहनामा। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक था फिरदौसी था शाहनामा का लेखक। फिरदौसी था। ठीक, शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। महमूद गजनी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था फिरदौसी, जिसको फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। फिरदौसी को क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर। ठीक, पूर्व का होमर की उपाधि किसको मिला है? फिरदौसी को। ठीक है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी, महमूद गजनी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। फिरदौसी को पूर्व का होमर की उपाधि दी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, महमूद गजनी के साथ उस समय अलबरूनी आया था। अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ आया था। 11वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, इसकी एक बुक है, अलबरूनी की बुक है या रचना है, उसका नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो अलबरूनी था ये पुराणों का स्टडी किया। किसका? पुराणों का। जो अपने पुराण हैं हिंदू धर्म के, पुराणों का स्टडी करने वाला ये पहला मुसलमान था। अलबरूनी फर्स्ट मुस्लिम था। अब इसके बारे में और भी जान लेते हैं। अलबरूनी का जन्म हुआ था 1973 में खिवा में, जो प्राचीन ख्वारिज्मी देश का रहने वाला था। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसकी बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किताबुल हिंद। ठीक है, पुराणों का स्टडी करने वाला पहला मुस्लिम। जो अलबरूनी था इतिहासकार भी था, खगोल विज्ञान का भी जानकार था, भूगोल का भी जानकार था, तर्कशास्त्र का भी जानकार था, औषधि विज्ञान का भी जानकार था, मैथमेटिक्स का भी जानकार था, धर्म और धर्मशास्त्र का भी जानकार था ये। ठीक, और संस्कृत का भी स्टडी कर अनेक संस्कृत रचनाओं का यूज किया, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा 12 मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसने कौन कौन से स्टडी किया? संस्कृत की रचना, संस्कृत का जो स्टडी कर अनेक सांस्कृतिक रचनाओं का यूज किया अपने रचनाओं में, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा 12 मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, जगह जगह पे ये जो भगवत गीता हो गया अलबरूनी, विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, उसको भी उद्धृत किया। ठीक, अलबरूनी ने अरबी भाषा में
एक रचना लिखी थी। इसकी और एक रचना थी, रचना जो अरबी भाषा में थी, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद ये कौन सी भाषा में थी? अरबी भाषा में थी। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? ठीक है, इंग्लिश में किसने किया था? इंग्लिश में किया था सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने। ठीक है, हिंदी में किसने किया था? हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया था? रजनीकांत शर्मा ने। ठीक, तो तहकीक हिंद ये भी अलबरूनी की रचना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो संस्कृत मुद्रा लेख होता है, अब चलिए यहाँ से इसके सिक्कों पे आते हैं। महमूद गजनी ने चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, इसमें संस्कृत मुद्रा लेख था। महमूद गजनी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। जो ऊपरी भाग था सिक्का का, उसमें अरबी भाषा में था। दूसरी तरफ जो भाषा में जो आलेख लिखी हुई थी, जो मुद्रा लेख लिखी हुई थी, वो संस्कृत भाषा में था। ठीक है, इसने चांदी का सिक्का जारी किया, तो उसमें जो दो भाग होते हैं सिक्के के, एक में अरबी भाषा में मुद्रा लेख था और दूसरे भाग में संस्कृत भाषा में, जिसको देवनागरी भी बोल सकते हैं, देवनागरी लिपि में था। ठीक, और सिक्के के जो मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, जो सिक्के का जो मध्य भाग है उसके संस्कृत में लिखा हुआ था, उस पर क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था, अव्यय कत्मेकम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद, ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग मोहम्मद गजनी के बारे में जाने। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और किसी भी साम्राज्य का जो संस्थापक हम लोग जानते हैं, तो उसका आखिरी जो राजा था वो भी हम लोग को जानना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। गजनी साम्राज्य का आखिरी रूलर कौन था? आखिरी शासक कौन था? शासक था, उसका नाम था खुसरो मलिक। ठीक, अब खुसरो मलिक पे ही जो मोहम्मद गौरी द्वारा इसका मृत्यु होता है, यानी मोहम्मद गौरी ने इसको मारा, दिन हम लोग पढ़ेंगे। एक अलग साम्राज्य इसका खत्म हो जाता है, वो अपना एक राजा बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, इतना काफ़ी है दोस्तों। कोई भी एग्जाम बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये सारे इनफ है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर फोकस किस पे होता है? मॉडर्न हिस्ट्री पे डिटेल में। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं
इसके बाद दिल्ली सल्तनत आएगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा। बाकी हम लोग इस पीरियड टॉपिक में जो भी पढ़ रहे हैं इनफ है। ठीक है। महमूद गौरी जो था, गौर एक जगह है, गौर एक जगह, महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ठीक है। 1173 में क्या होता है, 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ये क्या करता है, इस पे आक्रमण करता है। ठीक है। और गौर शासक बन जाता है। ठीक है। अब मोहम्मद गौरी जो था, ये 1175 में भारत पे पहला आक्रमण करता है। भारत पे पहला आक्रमण कब करता है ये, 1175 में। कहाँ पे करता है, मुल्तान में ये आक्रमण करता है। ठीक है। और 1225 तक, 1225 नहीं 1205 तक, 1175 से लेकर 1205 तक भारत पे बार बार आक्रमण करते रहता है। कभी आता है अपने पूर्व से जो जीता हुआ भाग है उसको देखने के लिए, कभी नए भाग पे आक्रमण करने के लिए। ठीक है। अब मोहम्मद गौरी के बारे में 1192 ईस्वी में देखा जाए, 1192 ईस्वी में ये जो नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया उसको जीत लेता है, यानी उत्तर भारत को जीत जाता है, जीतता है पूरा एक तरीक़ा से। पहला आक्रमण था इसका 1175 में। दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी का देखा जाए तो 1178 में होता है। ठीक है। 1178 में मोहम्मद गौरी जो था, वो जो पाटन एक जगह है, पाटन एक जगह है, पाटन कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ से ये भारत में एंट्री लेना चाहता था, लेकिन यहाँ के जो शासक थे, जो यहाँ के शासक थे भीम टू या मूलराज टू। ठीक। मोहम्मद गौरी को बुरी तरीक़ा से हराते हैं, परास्त करके वहाँ से भगाते हैं। जो भीम टू जो थे, अपनी योग्य और साहसी जो उनकी माँ थी, जो विधवा थी उस समय, उनका नाम था नायिका देवी के नेतृत्व में जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी और भीम टू में युद्ध होता है। आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को बुरी तरीक़ा से हराते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। ठीक है। अब हम ये लोग देखें 1192 में नॉर्थ इंडिया जीत लिया था, उसको देखते हैं होता क्या है। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में दो युद्ध होता है। ठीक है। या पृथ्वीराज चौहान थर्ड भी इनको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। दो युद्ध होता है, कहाँ होता है, तराइन में युद्ध होता है। दो युद्ध, एक होता है 1191 में, एक होता है 1192 में। जो 1191 में युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, वो पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। इस युद्ध में जो पहला युद्ध था तराइन का, जो 1191 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान की जो सेनापति थे कौन थे,
अस्कंद थे, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे। ठीक, लेकिन 1192 में जो युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। ठीक, इस तरीक़ा से जो नॉर्थ इंडिया था वो मोहम्मद गौरी के कब्जा में आ जाता है, या ये भी बोल सकते हैं कि भारत में जो मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है मोहम्मद गौरी द्वारा। ठीक, एक और युद्ध देखते हैं हम लोग, पाटन वाला देख लिए, तराइन का देख लिए, मोहम्मद गौरी का जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था। ठीक है, जो कनौज के राजा थे, कनौज के राजा थे जयचंद, कनौज के जो राजा थे जयचंद, ये मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। ठीक है, चंदावर जो है वर्तमान में फिरोजाबाद जिला जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पे स्थित है। ठीक, ये हम लोग जान गए मोहम्मद गौरी के बारे में। अब एक और क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। जो मोहम्मद गौरी था, इसने जो सिक्के चलाए थे, इसका जो सिक्का था, इसके सिक्के पे देवी लक्ष्मी, ठीक है, देवी लक्ष्मी का आकृति बना हुआ था। किसका? लक्ष्मी माता का। ठीक, अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कौन सा ऐसा मुस्लिम रूलर था जिसके सिक्कों पे हिंदू देवी देवता का सिक्का था, चित्र था, सिक्कों पे देवी लक्ष्मी का चित्र था, किस पे? मोहम्मद गौरी द्वारा जारी सिक्कों पे। मतलब जो सिक्के होते हैं ना, उसकी एक साइड तो माँ लक्ष्मी का तस्वीर था, जो देवी लक्ष्मी की तस्वीर है, दूसरी साइड जो था उस सिक्के का अरबी भाषा में कुछ कलमा खुदा हुआ था। ठीक है, और गौरी की विजयों, जो मोहम्मद गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया था उसमें अक्ता प्रथा, अक्ता प्रथा या इक्ता प्रथा स्टार्ट हो गया। ठीक, अक्ता प्रथा या इक्ता प्रथा स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये अक्ता प्रथा और इक्ता प्रथा क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, उस ज़मीन के टुकड़े से जो रेवेन्यू आते हैं, जो टैक्स आते हैं, वो टैक्स जो होते हैं सैनिकों को पेमेंट के रूप में दिया जाता है। ठीक, अब एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा था, उसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्या नाम था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। ठीक, अब कुतुबुद्दीन ऐबक अच्छा भूमिका निभाया था और मोहम्मद गौरी 1192 से लेके 1206 तक रहता है, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को जो भी उत्तर भारत में उसके जो जीते हुए भाग थे उसका प्रशासन उसके हाथों में दे देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है और वो चला जाता है। ठीक है, इस अवधि में क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, भारत में तुर्की जो शक्ति थी, जो तुर्क शक्ति थी, उसका विस्तार करता है। ठीक, मोहम्मद गौरी की जो हत्या है
15 मार्च 1206 को हो जाती है। ठीक है, किस कारण होती है उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब एक और चीज़ हम लोग देखते हैं जो बीपीएससी के रेस्पेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बिहार और नॉर्थ बंगाल की विजय के बारे में जो होता है, मोहम्मद गौरी हो गया या कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ये ज़्यादा लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग उस एरिया में जाएंगे। लेकिन जो इसका दास था, जो मोहम्मद गौरी का एक दास था, बख्तियार खिलजी, उसका पूरा नाम क्या है? इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये उसका नाम था। ये 1193 से लेके 1202 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा और विक्रमशिला, बिहार को जीता और नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी, नालंदा एवं विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको तहस नहस कर देता है। ठीक है, और अपनी राजधानी जो थी उस समय उदवंतपुर पे भी कब्जा कर लेता है। उदंतपुर पर भी कब्जा कर लेता है। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, और एक और टर्म देखा जाए, 1198 से लेके 1203 तक बख्तियार खिलजी ने जो मध्य बंगाल पे भी आक्रमण किया। मध्य बंगाल, उस समय जो मध्य बंगाल के जो शासक थे कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। क्या नाम था उनका? लक्ष्मण सेन थे। और लक्ष्मण सेन क्या होता है, वो युद्ध नहीं करते, वहां से भाग जाते हैं। इससे क्या होती है कि जो राजधानी थी नदिया जो राजधानी थी, तुर्की सेना वहाँ पर घुस जाती है, वहाँ पे बुरी तरीक़ा से लूटपाट करती है। और जो राजा के अनुपस्थिति में जो नगर के लोग जो थे आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, और लक्ष्मण सेन वहाँ से भाग जाता है। अब भाग कर जाता कहाँ है? पूर्वी बंगाल जाता है। पूर्वी बंगाल में शरण लेता है, वहीं पे कुछ समय तक शासन करता है। ठीक, अब बख्तियार खिलजी क्या करता है? संपूर्ण बंगाल को जीत लेता है, जीतने का प्रयत्न नहीं करता है। बख्तियार खिलजी बाद में अपनी राजधानी किसको बनाता है? लखनौती को बनाता है। लखनौती को अपना राजधानी बनाता है। ठीक है, प्रोफेसर हबीब के अनुसार देखा जाए, तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया था। ठीक है, तो ये आज हम लोग 3 टॉपिक देखें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोग किए हैं। आप लोग 1 बार 2 बार वीडियो को सुनना, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अगले सब्जेक्ट पे बात करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे हिस्ट्री के। ठीक है, आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।